हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 9। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पार्ट 1 से पार्ट 8 नहीं देखा है पहले वो देख लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, फिर हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, फिर हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले आता है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला जानने से पहले पहले हम ये जानते हैं कि डायमेंशन किसे बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम अभी। फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि आपका ये जो डिस्टेंस है, डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, लेंथ मैंने लिया है डिस्टेंस की जगह, वो एक ही बात है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे यूनिट ऑफ एल पावर 1 डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टी पावर 1। तो ये कितना हो गया मेरा यूनिट ऑफ वेलोसिटी? यूनिट ऑफ एल पावर 1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ टी पावर ऑफ -1। देखिए, वेलोसिटी मेरी क्या है? वेलोसिटी है मेरी डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम कि ड्राइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है तो मेरे पास्ट के वीडियोस देख लीजिए, स्पेशली बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। साथ फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, बाकी बची हुई सब जो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकलती हैं वो होती हैं ड्राइव क्वांटिटी। वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेरी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम। ठीक है, इनकी यूनिट्स की जो पावर्स हैं, ठीक है, ये जो इनकी यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट ऑफ टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट है तो फंडामेंटल यूनिट हो गई। इनकी जो पावर्स हैं 1 और -1, ये बन जाती है हमारी डायमेंशंस। ठीक है, तो अब देखिए, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ड्राइव्ड यूनिट। मैंने ड्राइव्ड यूनिट निकाली है कैसे? फंडामेंटल यूनिट के पावर्स पे के हिसाब से। यहाँ पे डायमेंशन हो गया 1, यहाँ हो गया डायमेंशन -1, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट की यहाँ पे पावर है। ठीक है, तो ये अभी समझ में आएगा आपको डायमेंशन क्या होता है। अब जो सबसे ज्यादा आपका आपके लिए काम की चीज क्या है, वो ये है, 3 चीजों पे पूरा यहाँ पे जो है सब कुछ 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला है मास पे, सेकंड है आपका लेंथ पे, पूरी मैकेनिक्स में यही आपका यूज होगा, तीसरा है टाइम पे। आप इसे डिनोट कैसे करेंगे इसके डायमेंशंस को? मास का डायमेंशन आप जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे ऐसे, स्क्वायर लगा देंगे एम में। लेंथ जहाँ पे भी आएगा एल में स्क्वायर लगा देंगे। टाइम जहाँ पे भी आएगा ऐसे लगा देंगे। जब भी मास आएगा तो ऐसे होगा, इसको डेजिग्नेट डायमेंशन मास का। लेंथ का डायमेंशन एल से डेजिग्नेट होगा, टाइम का डायमेंशन टी से डेजिग्नेट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे निकलता है। जैसे कि एरिया है, अब मुझे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसको डायमेंशन के टर्म्स में जब लिखते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसे कि मुझे एरिया निकालना है, तो अब एरिया कैसे निकालूंगा? एरिया होता है मेरा किसके बराबर? एरिया होता है मेरा लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर। ठीक है, लेंथ क्या है मेरी? लेंथ क्या है? लेंथ है तो उसका क्या होगा? एल हो गया। ब्रेथ क्या है? ठीक है, ये भी लेंथ ही है तो इसका भी एल हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाता है ये एल स्क्वायर। ठीक है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों का क्या बन गया? दोनों का एल बन गया, तो ये ऐसे बन जाता है। ठीक है,
एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास का क्या बताया था मैंने आपको? डायमेंशन कैसे लिखते हैं? m। वॉल्यूम का कैसे लिखते हैं? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ है। वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो गया l, इसका हो गया l, इसका हो गया l। तो क्या हो गया ये? l क्यूब। तो ये क्या बन गया? ठीक है, क्या बन गया? m l माइनस 3। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब एक और ले लेता हूं मैं, क्योंकि ये कई जगह यूज होगा तो उससे आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर नीचे डिवाइड बाय टी। तो क्या हो गया ये? डिस्टेंस क्या है? l है। इसका क्या होगा? नीचे वाले का डायमेंशन t का, t नीचे t है, क्या हो गया ये? एल टी माइनस 2। समझ में आ गया? ये सेम है, इसका डायमेंशन बहुत वही सारा फंडा है। एम एल और टी के फॉर्म्स में रखना है सबको और डायमेंशन निकालते जाइए। ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं, ये अभी आपको समझ में आ गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है थोड़े और पॉइंट्स। प्योर रेशियो और प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। प्योर रेशियो मतलब क्या होता है? जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सॉलिड, मान लीजिए किसी मीडियम में मान लीजिए, ठीक है, किसी और मीडियम में अदर देन एयर। तो क्या होगा ये? इन दोनों की यूनिट सेम होती हैं। ठीक है, स्पीड की, तो दोनों की यूनिट सेम होंगी, इसकी भी यूनिट और नीचे वाले की यूनिट सेम होगी, तो कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या बन जाता है? प्योर रेशियो। प्योर रेशियो एक तरीके समझ लीजिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई डायमेंशन भी नहीं होता। प्योर रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्योर रेशियो का डायमेंशन नहीं होता। सेकंड, प्योर नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। प्योर नंबर क्या है? 3, 4, 5, 11, 12, ये नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, फिर ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। अच्छा, अब आप बारी आती है कांस्टेंट्स की। ठीक है, कुछ कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, कुछ का कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। अब ये तो कुछ का होगा, कुछ कांस्टेंट क्या होंगे? डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन किसका होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसे कि, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे, मैं डिराइव नहीं कर रहा उसको, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये आपको आगे के न्यूटन के लॉज में समझ में आएगा। ठीक है, ये एक कांस्टेंट होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये तो एक कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब ऐसे कौन से कांस्टेंट है जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जो डायमेंशन लेस होते हैं? वो होते हैं आपके पाई। ठीक है, पाई एक कांस्टेंट है बट इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम यूनिट निकाल सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे कि एरिया है, अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का, तो इसकी यूनिट निकल सकती है। लेंथ की क्या होगी? ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट निकल गई इसकी। एक और ले लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी निकाला था, m-1 l क्यूब t-2। मास की क्या होती है? ऐसा यूनिट kg -1। लेंथ की होती है मीटर, और टाइम की हो गई s-2। तो हमें डायमेंशनल अगर फॉर्मूला मालूम है तो हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो यूनिट निकल जाती है। ठीक है, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है अगर दो क्वांटिटी तभी ऐड हो सकती हैं, सब्सट्रैक्ट
हो सकती हैं या इक्वेट हो सकती हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। जैसे कि मेरे पास है, मान लीजिए a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो ये b और c तभी ऐड होंगे जब b और c की डायमेंशन सेम होंगी, अदरवाइज b और c ऐड नहीं होंगे। जैसे कि फोर्स हमेशा फोर्स में ऐड होता है, सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है, इसका मतलब ये है। वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी में ही ऐड होगी, वेलोसिटी कभी भी फोर्स में ऐड नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। समझ गए? ये पहला पॉइंट है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली ए करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। x लेंथ है, ठीक है, v टाइम, v वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। अब हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। अब कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालिए, लेंथ है तो सिंपल है, इसका तो ये निकल गया, खत्म। राइट हैंड साइड का निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड का, लिख लेते हैं इसे। अब राइट हैंड साइड का निकालते हैं। एक्स नॉट का क्या निकलेगा? इसका एल निकलेगा। वी नॉट टी का क्या निकलेगा? वेलोसिटी का अभी मैं निकाल चुका हूँ पीछे, एल टी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टी, टी का क्या होगा? फिर वो टी हो जाएगा, तो टी माइनस 1 टी कैंसिल, इसका भी एल हो गया। फिर आता है हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ क्या है? नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, मैंने बताया था नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता। एक्सेलरेशन का क्या होता है? अभी पीछे निकाला था, एल टी माइनस 2। फिर यहाँ पे टी स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर, फिर इसका फिर क्या हो जाएगा? फिर टी स्क्वायर, टी माइनस 2 टी प्लस 2 कैंसिल, इसका भी हो गया डायमेंशन एल। तो राइट हैंड साइड क्या बन गई? अगर मैं राइट हैंड साइड के डायमेंशंस देखूं तो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर तीनों को प्लस करता हूँ तो क्या बनता है? एक तरीके से एल प्लस एल प्लस एल, तो कितना बन जाएगा? एक तरीके से 3L, ठीक है। इसका एल है ना, इसका भी एल निकला है, इसका भी एल निकला है, तो एल 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 3L बन गया। 3 क्या है? नंबर है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है, तो फिर क्या बना? खाली एल। तो राइट हैंड साइड का क्या बन गया? राइट हैंड साइड का जो टोटल बना वो एल बन गया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या है? ये भी एल है। राइट हैंड साइड का क्या है? ये भी एल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आता है तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हमने यही हमें चेक करना था, ठीक है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर इसका मतलब ये है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है इक्वेशन करेक्ट भी हो, ठीक है, हो सकता है, माइट भी। लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% इक्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए, उल्टा ले लीजिए। अगर इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 100% इक्वेशन क्या है? इनकरेक्ट है, 100% इनकरेक्ट है। लेकिन अगर इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली तो हो सकता है इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, करेक्ट भी हो सकती है इक्वेशन और इनकरेक्ट भी हो सकती है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अभी जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, ये वाला जो हमने x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जो एग्जांपल देखा था, इसमें इक्वेशन हमारी क्या निकली थी? डायमेंशनली करेक्ट निकली थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन हमारी करेक्ट भी है, हो सकता है हमारी इक्वेशन करेक्ट भी हो सकता है इक्वेशन हमारी इनकरेक्ट भी हो। लेकिन अगर ये हमारी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट निकलती तो पक्का 100% ये इक्वेशन क्या होती? इनकरेक्ट होती। ये इसका मतलब है सेकंड पॉइंट का। अब आगे आते हैं, यूज क्या है डायमेंशनल इक्वेशंस का। देखिए, पहला यूज तो अभी हमने कर लिया कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करते हैं, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। सेकंड क्या है? टू एस्टैब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है?
ठीक है, ये अभी हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में। ये एग्जांपल है हमारा। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास ऑफ बॉब एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। हमें दिया हुआ है पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, क्या दिया हमें, ये हमें दिया है कि ये डिपेंडेंट है किस पे, लेंथ पे, ये डिपेंडेंट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ये डिपेंडेंट है मास पे। ठीक है, अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूं, मैंने मान लिया इसकी पावर को x, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरीके से डिपेंडेंट है तो पावर लेनी पड़ेगी। यहां मैंने ले लिया y, ठीक है, यहां मैंने ले लिया इसको z। अब जब मैं इसको इक्वल करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k। ये k हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। क्या है हमारा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, L0 M0 T1। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इनका क्या होगा, इक्वेट करिए, k, ये लेंथ है तो क्या हो गया इसका L, ये क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन का हमको मालूम है LT माइनस 2y। ये क्या है m, मास, तो इसका m होता है, पावर z है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Lx प्लस वाई T माइनस 2y m z। k को मैं अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो अब ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये है हमारे पास, राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ये है, बेसिस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा पहला। सेकंड बन जाएगा हमारा माइनस 2y इज इक्वल टू 1। थर्ड क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू 0। जब इनको निकालेंगे फॉर्म, इनकी वैल्यूज तो निकलेगी, x इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू माइनस हाफ, z इज इक्वल टू 0। इक्वेट करूंगा मैं इनको जब इस फॉर्मूले में, तो क्या बनता है मेरा, t इज इक्वल टू k l टू द पावर हाफ g पावर माइनस हाफ, ये बन गया। ठीक है, फाइनली क्या बन जाएगा मेरा, t इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l बाय g, ये मेरा फाइनल बन गया। अब ये देखिए इसमें एक कमी है, ठीक है, इस डायमेंशनल फॉर्मूले में एक कमी है, ये मेथड ऑफ डायमेंशन में एक कमी है, ये तो मैंने निकाल दिया, पर एक कमी क्या है, ये जो कांस्टेंट था डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं मेथड ऑफ डायमेंशन से। ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मैं इसकी वैल्यू मेथड ऑफ डायमेंशन से नहीं निकाल पा रहा। मेरे पास ये तो आ गया कि टाइम पीरियड किस तरीके से रिलेट करता है लेंथ पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, बट मैं ये नहीं निकाल पा रहा कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ड्रॉबैक है, ये क्या है, एक कमी है। कमी किसमें है, मेरे मेथड ऑफ डायमेंशंस में एक कमी है, ड्रॉबैक है। ठीक है, वैसे जो k की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई। ठीक है, तो ये निकलता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब देखना है हमें कि लिमिटेशन क्या है, वही मेथड ऑफ डायमेंशंस के, डायमेंशन एनालिसिस के। पहला, वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कांट बी कैलकुलेटेड, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट एग्जांपल में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सेकंड, इफ अ physical quantity depends upon more than 3 factors, then relation among them cannot be established because we have only 3 equations. By equalizing the powers of m, l and t and only the values of 3 unknowns can be calculated. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जैसे कि अगर लास्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, 3 क्या था हमारे पास, ये था, ये इक्वेशंस थी हमारे पास, फाइनली ये इक्वेशन निकल के आई थी। अब इन इक्वेशंस में हमारे पास क्या है, 3 तो हैं अननोन, अननोन क्या है, x y z, 3 तो अननोन है, और इक्वेशंस कितनी है, 3 इक्वेशंस है। तो जब 3 अननोन है और 3 इक्वेशंस हैं तो वैल्यू तीनों अननोन की निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक, ये जो फॉर्मूला था, इनिशियल फॉर्मूला मैंने कैसे लिया था, मैंने ऐसे लिया था, ये l की पावर x, g की पावर y और m की पावर z। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक चीज और होती, p की पावर होती मान लीजिए यहाँ पे k, और यहाँ पे मान लीजिए k और आ जाता,
अब क्या होता, अननोन तो हो जाते मेरे पास 4 और इक्वेशन के अननोन हो जाते 4, ठीक है, एक अननोन और आ जाता और इक्वेशन कितनी है 3। तो जब अननोन ज्यादा हैं और इक्वेशन कम है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता फेल, क्योंकि अब निकाल ही नहीं सकते 3 इक्वेशन से, अब 4 अननोन की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो इस केस में ये मेथड फेल हो जाता है, मेथड ऑफ डायमेंशन। तो मेथड ऑफ डायमेंशन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तभी तक निकाल सकते, हम तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक हमारे पास 3 अननोन है, ठीक है। 3 अननोन से जब ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं निकाल सकते उस केस में, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है, लिमिटेशन है। यही मतलब था सेकंड पॉइंट का। अच्छा, इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल लॉग टर्म्स कांट बी एनालाइज। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी इक्वेशन में साइन थीटा है, कॉस थीटा है, ठीक है, या एक्सपोनेंशियल है या लॉग के टर्म्स हैं, तो उस केस में उस इक्वेशंस में ये आप मेथड ऑफ डायमेंशंस नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और लॉग के टर्म्स हैं तो उस केस में ये मेथड ऑफ डायमेंशंस नहीं यूज होगा। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट करें लाइक बटन पे, इस वीडियो को शेयर करें। आपके इनपुट्स और कमेंट्स वेलकम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।